हम लोग इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब क्या कहते हैं, स्वतंत्रता के, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदावधि नियत होती है, फिक्स होता है ना, नियत होता है। वह 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट। वो सात लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट। न्यायाधीश 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 लिख लीजिए। न्यायाधीश कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं तथा शन अथवा संसद द्वारा स्थापित विधि प्रक्रिया स्थापित विधि प्रक्रिया स्थापित विधि प्रक्रिया स्थापित विधि प्रक्रिया के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। और हटाया किन मामलों में जा सकता है? कदाचार को, है ना, किन मामलों में हटाया जा सकता है? यदि कोई कदाचार किया हो तभी हटाया जाएगा, है ना। कदाचार सिद्ध हो जाए या असमर्थता सिद्ध हो जाए तभी हटाया जा सकता है, वरना हटाया नहीं जाएगा, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए। इसमें देखिए जॉब सिक्योरिटी जो है ना बहुत ज्यादा है। ये जजों को पेंशन, वेतन भत्ता, तमाम चीजें की तो ख्याल रखा जाता है। और साथ ही साथ की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की गई है। उसके बाद है कि जॉब सिक्योरिटी जो है कि बहुत है इसमें, है ना। हाई लेवल का जो है कि जॉब सिक्योरिटी है। अगर कदाचार और ये क्या कहते हैं असमर्थता की स्थिति भी अगर पारित होता है तो आपने क्या देखा है, दोनों सदनों से है कि पास होनी चाहिए। 2/3 बहुमत से उपस्थित मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से, यानी कि विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो विशेष बहुमत की जरूरत, अब सीधी सी बात है कि विशेष बहुमत में सबकी जो है कि सहमति की जरूरत होगी तभी होगा। अब कोई हाईली अप्रोच करके हाईली लेवल का जो है कि ये क्या कहते हैं कदाचार कर दे, है ना, करप्शन कर दे, और वो है कि किसी फैसले के बदले वो पैसा लेना शुरू कर दे, है ना, तभी ये उसे हटाया जा सकता है। जनरली तौर पे कि जो जज होते हैं, है ना, वो उनको और जो है कि उन्नतियां इसलिए दी जाती है ताकि वो बिना किसी के दबाव में आए हुए वो फैसला दे सके, है ना। नहीं तो फिल्मों में आपने देखा होगा कि जज ये क्या कहते हैं, जब टर्निंग पॉइंट लाना रहता है तो जज क्या कहता है, कोई केस की सुनवाई होता है तो जज क्या कहता है, इसकी फैसला कल होगी। और वहां पे विलेन या हीरो जो रहते हैं जज को जाकर धमकाता है ना, और सुबह में फैसला बदल देता है ना। तो फिल्मों वाली चीजें यहाँ पे नहीं होती, है ना। वो तो करप्शन को दिखाता है कि कैसे करप्ट होते हैं। करप्शन का जो है मामला कहाँ तक जा सकता है, कैसे जो है पैसे खाते हैं वो दिखाता है फिल्मों में। उसका दिखाने का मतलब वो होता है कि कदाचार कैसे करते हैं जज। लेकिन यहाँ पे है कि वो वैसा मामला जनरली तौर पे नहीं होते, है ना। उनकी जॉब सिक्योरिटी तमाम चीजें होती है। दूसरी चीज है कि वो जो कि संवैधानिक जो प्रोविजन है उससे वो क्या होते हैं, बंधे होते हैं, है ना। उनके हाथ क्या होते हैं, बंधे होते हैं। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, है ना। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन जज के हाथ क्या होते हैं, संवैधानिक प्रोविजन के तहत वो बंधे होते हैं। उनको तमाम फैसिलिटी इसलिए दिया जाता है कि वो किसी भी तरह के कदाचार के मामले ना करें। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, पेंशन एवं अन्य प्रशासनिक व्यय भारत संचित निधि पर भारत की संचित निधि पर भारित होता है भारत की संचित निधि पर भारित होता है भारित होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए।
इसलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट। लिख लीजिए। अच्छा, ये कहीं वोटिंग कर सकते हैं क्या? वोटिंग राइट इनको नहीं है संसद वगैरह में, नहीं है ना? नेक्स्ट। नहीं। नेक्स्ट लिख लीजिए। न्यायाधीशों के पदावधि के दौरान उनके भत्ते वेतन भत्ते आदि में कमी नहीं किए जा सकते। आदि में कमी नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट लिख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने अपने कर्तव्य के निर्वहन सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन के संबंध में किए गए किसी किसी कार्य पर कार्य पर संसद भवन में संसद भवन में या संसद में चर्चा नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि अयोध्या मुद्दा था, है ना? तो उस पे है कि चर्चा लोग अगर संसद में करते तो प्रतिबंधित है, प्रोहिबिटेड है ना? वहां पे आप चर्चा नहीं कर सकते। अगर कोई ये जज ने फैसला दिया, जजमेंट दिया है, तो आप उस पे क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगा सकते हैं, है ना? क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगा सकते। अगर लगाते हैं तो क्या हुआ, अदालत का, ये सुप्रीम कोर्ट का अवमानना होगा, है ना? सुप्रीम कोर्ट का अवमानना होगा। तो इस मामले में भी वो स्वतंत्र है। देखिए, प्रोटेक्ट बिल्कुल इस तरह से करता है जज को, जो है संविधान जो है इस तरह से प्रोटेक्ट करता है कि ना तो धूप लगे ना छांव लगे, है ना? वही वाली बात है। तो वो बिल्कुल है कि हर तरह से जो है कि स्वतंत्रता दिया गया है, फ्रीडम दिया गया है कि आपके जो जजमेंट होगा उस पर कोई सवाल नहीं कर सकता है। हम लोग भी सवाल नहीं करते, करते हैं क्या? आम पब्लिक करती है सवाल? नहीं नहीं करती। सर। अब कुछ कुछ अज्ञान लोग होते हैं, वही सवाल उठा देते हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट बिक गया, हाई कोर्ट बिक गया, है ना? ऐसा कुछ लोग कहते हैं, है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है? चाहे वो कितना भी किसी किसी पार्टी पॉलिटिक्स से पर्सनल आप जुड़े होते हैं, लेकिन फेवरेटिज्म जो है यहाँ पे आप नहीं कर सकते। किसी का फेवर में जो है कि आप ये क्या कहते हैं, जजमेंट जो है आप नहीं दे सकते। अगर फेवर में जजमेंट देंगे तो पैसे देते हैं, है ना? आपके आपके ऊपर जो है कि सारी संस्थाएं भी जो है आप गड़ाए हुए होती है ना? तो जज कोशिश किया गया है कि जो जज है ना, वो स्वतंत्र रहे, निष्पक्ष रहे, बिना किसी के दबाव में आकर के काम करें, है ना? बिना किसी दबाव में आकर के काम करें। अभी बीच में जो है कि आपने देखा होगा 2019-20 में जो है कि टकराहट हुआ था, कड़वाहट हुई थी, है ना? दीपक मिश्रा के समय, है ना? जस्टिस जो चीफ जस्टिस थे, तो उस समय देखिए वो आंतरिक मनमुटाव तो होता ही है। और महत्वाकांक्षा हर किसी के पास होता है कि वो क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बने या फिर है कि उन्हें उनकी प्रमोशन हो, है ना? तो वो एक अलग मैटर था। वहां पे कि आरोप लगाया गया था कि जो जज हैं, जो ये क्या कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, वो किसी खास जज को जो है फेवर करते हैं। मामले को जो केसेज आते हैं, बड़े केसेज आते हैं, उसमें हमें नहीं भेजे जाते, नहीं नहीं वो हैंडल करने के लिए दिए जाते हैं। वह एक अलग मुद्दा था और वो इतिहास में है कि पहली बार ऐसा खुल करके सामने आया था, लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। और फिर हुआ भी क्या, मामला बिल्कुल शांत हो गया। मामला तो बिल्कुल शांति हो गया ना, दोबारा तो दिखा नहीं है ना? तो चलिए आगे बात करते हैं। फिर आगे बात करते हैं, क्या लिखा आपने लास्ट लाइन? लास्ट लाइन क्या लिखा? संसद भवन में इसकी चर्चा नहीं की जा सकती है। हाँ, संसद भवन में इसकी चर्चा नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट लिख लीजिए। और ये अगर चर्चा की जाएगी तो कब चर्चा की जाएगी? जब उसके हटाने का प्रस्ताव जो है कहाँ पर हो, संसद में प्रस्तावित हो। लिख लीजिए। सिवाय 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 उसे हटाने के प्रस्ताव पर प्रस्ताव पर संसद में चर्चा हो रहा है ना? अब देखिए, जब कोई प्रस्ताव है कि पहले भी पढ़ा चुका हूँ इसको, जब है कि कोई प्रस्ताव है कि संसद में अगर पारित हो और किसी जज के खिलाफ, है ना,
तो वहां पे क्या है कि उसके उसके कार्य पद्धति पे भी जो है सवाल उठेंगे, है ना। अगर कदाचार का ये आरोप लगे, ये भ्रष्टाचार का आरोप लगे कि ये जजमेंट जो है कि बदले लोग पैसा ले रहे हैं, है ना। तो तो तब है कि इस पे आपके खिलाफ जो है कि संसद में चर्चा होगी, और जब प्रस्ताव पारित वहां पे हो तो, है ना, कि आपके काम करने के तरीके क्या हैं, क्या आपने जजमेंट दिए हैं, तो कितने केसेस जो है कि प्रभावित हुए हैं, आप प्रभावित नहीं हुए हैं, है ना। तो ये चीजें जो है कि आपको वहाँ पे भी आपको क्या करता है कि यहाँ पे फाउंडेशन लगाता है ना, कि अगर ऐसे तो है कि आप समान रूप से काम कर रहे हैं तो आपके खिलाफ जो है कि कोई बातें नहीं की जाएगी और कोई चर्चा नहीं की जाएगी और कोई कुछ नहीं बोलेगा आपके खिलाफ। लेकिन जैसे ही है कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, तब तब है कि आपको है कि संसद भवन में जो है कि इस पे आपके कार्य की जो पद्धति है ना, जो आपका वर्क नेचर है, आप किस तरह से वर्क कर रहे थे और किन किन केसों को आपने प्रभावित किया है, इसकी भी जांच होगी, है ना। इसकी भी जांच होगी और इस पे भी संसद में क्या होगी, चर्चा होगी, ठीक है। ये बस एक ही मामले में चर्चा होगी जब है आप कोई कदाचार में पकड़े जाते हैं, ठीक है। आगे चलते, नेक्स्ट लिख लेते, नेक्स्ट लिख लेते, नेक्स्ट लिख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय वो अपने लिए तथा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, अपने लिए तथा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, अपने लिए तथा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, अधीनस्थ न्यायालय के लिए कार्यप्रणाली कार्यप्रणाली निर्धारित करने का अधिकार है, निर्धारित करने का अधिकार। देखिए सभी जगह स्वतंत्रता दिख रही है, नहीं दिख रही है, दिख रही है, चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। निर्धारित करने का अधिकार है जिसके कारण वह संसद तथा मंत्रिपरिषद के अनावश्यक हस्तक्षेप से बच सकता है। यानी कि देखिए इसका जो है कि जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं, है ना, जो भी रूल रेगुलेशंस है वो कौन तैयार करता है? क्या संसद भवन तैयार करती है? नहीं, संसद भवन तैयार नहीं करती, बल्कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट तैयार करता है, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस होते हैं उसी को जो है कि सारे न्यायालय फॉलो करते हैं, है ना। तो यहाँ पे है कि संसद का हस्तक्षेप बिल्कुल समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। यदि कोई न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, बस लिख लीजिए सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यदि कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो वह देश के किसी भी न्यायालय में वकालत 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 या न्यायिक या अन्य न्यायिक कार्य नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसमें जो है कि एक क्या है, बाउंडेशन है, इसमें क्या है, इस बाउंडेशन है, ठीक है। और उनके जो है कि लास्ट जो रेस्ट लाइफ होती है ना, रिटायरमेंट के बाद उसका वो कैसे चले, तो उसके लिए जो भी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए भी वेतन भत्ते की व्यवस्था करता है ना, ताकि है कि आपके जीवन जो है कि बेहतर ढंग से चलते रहे, है ना। तो लिख लीजिए, उन लोग के लिए अभी भी पेंशन लागू है। हाँ हाँ, लिख लीजिए, लिख लीजिए। न्यायाधीश किसी भी अदालत में वकालत या न्यायिक कार्य नहीं करेगा। उन्हें उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद वेतन वेतन या पेंशन दिए जाएंगे, जीवन यापन के लिए पेंशन या वेतन दिए जाएंगे। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है, दर्जा प्राप्त है।
तो लिख लीजिए, दर्जा प्राप्त है, इसलिए उसे अपने अवमानना पर किसी व्यक्ति को दंडित करने का भी अधिकार प्राप्त है, दंडित करने का भी अधिकार प्राप्त है, दंडित करने का भी अधिकार प्राप्त है। अब यहाँ पे देखिए मामला क्या है कि अगर कोई फैसला दिया गया है ना, और किसी फैसला को अगर आप नहीं मानते हैं, है ना, कहते हैं कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, और न्यायालय बोलता है कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, चूंकि जो भी फैसले अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं किसी भी मामले पे, तो एक वो जो है कि एक अभिलेख के रूप में कार्य करता है अन्य न्यायालयों के लिए, है ना, अन्य न्यायालयों के लिए एक नजीर के रूप में वो काम करता है ना, एक लक्ष्मण रेखा के रूप में कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया तो वो सही है ना। अगर उसको है कि आप मानने से इनकार करेंगे तो आपको क्या करेगा, आप पर अवमानना का चार्ज लगेगा, है ना, अवमानना का चार्ज लगेगा, आप जेल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। तो ये भी इसको स्वतंत्रता है नहीं है, नेक्स्ट कर लेते हैं। अब ये जो है कि आपके लगभग सारे टॉपिक समाप्त हुए हैं। अब इसमें है कि सुशील क्या बता रहे थे आप कब? कल, कुछ बोल रहे थे आप। 100 प्रस्तावों के 50 अनुमोदक होना चाहिए। लोकसभा में तो 100 प्रस्तावों के राज्यसभा में वो 50। नियुक्ति अने तो खुद वो तो लिखवा चुका था ना मैं, वो लिखवा चुका था ना। हाँ तो फिर क्या, और तो कुछ नहीं बोल रहे थे। अच्छा, और कुछ नहीं बोल रहे थे। चलिए तो तो है ये कि हम लोग कर लेते हैं हाई बोलना। कोर्ट, उच्च न्यायालय। अब देखिए लगभग जितने भी चीजें प्रोविजन, जो प्रोविजन वहां पे है वही प्रोविजन हाई कोर्ट में भी है, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोविजन है ना, वही प्रोविजन हाई कोर्ट में। बस यहाँ पर के क्या हो, यहाँ पर क्या होगा, केवल आर्टिकल चेंज हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग फिर भी कर लेते हैं इसको, फिर भी कर लेते हैं। लिख लीजिए, उच्च न्यायालय का प्रावधान प्रावधान संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 के तहत अनुच्छेद अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक, अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक किया गया है, प्रावधान किया गया है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, उच्च न्यायालय की स्थापना ये क्या प्रत्येक राज्य में किया जाता है या नहीं किया जाता है। प्रत्येक राज्य में या एक राज्य, दो राज्य का एक भी उच्च न्यायालय हो सकता है। हाँ लिख लीजिए, उच्च न्यायालय की स्थापना एक प्रत्येक राज्य या या एक राज्य एक उच्च न्यायालय एक या एक से अधिक राज्यों के लिए कार्य कर सकता है, कार्य कर सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, राज्यों का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, राज्यों का सबसे बड़ा न्यायालय होता है।
नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। लिख लीजिए। भारत में उच्च न्यायालय के सर्वप्रथम गठन, सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 1862 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम 19 1861 के तहत। हाँ लिख लीजिए। सर्वप्रथम गठन भारत परिषद अधिनियम 1961 के तहत, 1861 के तहत, 1861 के तहत, 1862 में, 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में किया गया, मद्रास में किया गया। नेक्स्ट लिख लीजिए। 1866 में देश के चौथे उच्च न्यायालय इलाहाबाद की स्थापना की गई। पता है इलाहाबाद का खंडपीठ सबसे सबसे बड़ा है, पता है आपको? यहाँ पे जजों की संख्या सर्वाधिक है। हाँ किसका? सबसे छोटा सबसे, गुवाहाटी का असम का है, हाँ छोटा हाँ असम का। हाँ सबसे, हाँ सबसे छोटा गुवाहाटी का है। लिख लीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत में सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा कौन है? गुवाहाटी। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं। अनुच्छेद 214 के तहत, 214 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि, यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद, अनुच्छेद 231 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि, संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि संसद, संसद दो या अधिक राज्यों के लिए, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही, एक ही, एक ही, एक ही उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है, एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए इसको। उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय के गठन गठन उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद अनुच्छेद 216 के तहत 216 के तहत 216 के तहत अनुच्छेद 216 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होगा। इसका प्रावधान इसका प्रावधान इसका प्रावधान अनुच्छेद अनुच्छेद 215 में 215 के तहत किया गया है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 215 के तहत किया गया है। 215 के तहत किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। उच्च न्यायालय नेक्स्ट लिख लीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद संबंधी उनके पद संबंधी उनके पद संबंधी प्रावधान प्रावधान उनके पद संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 217 अनुच्छेद 217 में किया गया है। 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 नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। आगे लिख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय सॉरी लिख लीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हटाने की प्रक्रिया प्रक्रिया हटाने का प्रक्रिया और आधार आधार वही वही जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का है ना। तो किन आधारों पर हटाया जाएगा लिख लीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए उच्चतम या उच्च उच्च न्यायालय उच्चतम क्यों लिखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए क्या आरोप लगेगा। कदाचार या फिर से उसका असमर्थता लिख लीजिए। अतिक्रमण संविधान पे करे। हटाने के लिए कदाचार या असमर्थता कदाचार या असमर्थता की स्थिति निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। प्रोविजन क्या है। इसको हटाने का प्रोविजन क्या हो सकता है। इसको फिर वही 2/3 सदस्यों से बहुमत से फिर किया जाएगा। हाँ चलिए वो हम लोग कर लेंगे जब हटाने वाला प्रक्रिया आएगा तो। नेक्स्ट लिख लीजिए। इसमें नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 229 के तहत 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ या प्रतिज्ञान का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। लिख लीजिए। अनुच्छेद 220 के तहत
उनके अनुच्छेद 220 के तहत न्यायाधीशों द्वारा विधि व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो प्रतिबंध वहां पे था वही प्रतिबंध यहाँ पे भी है। कहाँ पे प्रतिबंध था? उच्चतम न्यायालय में क्या प्रतिबंध था? उच्चतम। हाँ, उच्चतम न्यायालय में क्या प्रतिबंध था? कि अगर आप जज हैं तो और कहीं सेवानिवृत्ति के बाद हाँ अन्य न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं बस कर नहीं कर सकता है। सकते। लेकिन यहाँ पे एक चीज में छूट है कि अगर आप जो है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो चुके हैं, है ना, तो है कि आप जो है अधीनस्थ न्यायालयों के अधीन कार्य नहीं करेंगे, बाकी उससे ऊपर के जो है वहां पे जाके कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जाके काम कर सकता है। कर सकता है। तदर्थ वगैरह जो नियुक्ति एडहॉक नियुक्ति आपने देखा था ना, अभी पढ़ाया था ना अब कल परसों। जो काम कर चुका है उसके नीचे वर्क नहीं करेगा, उसके ऊपर में वर्क कर सकता है। ऊपर में वर्क कर सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, अनुच्छेद 221 के तहत न्यायाधीशों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संबंधी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, इनके स्थानांतरण भी होते हैं एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में। पता है आपको? लिख लीजिए सर, हुआ है। लिख लीजिए। अभी तो पटना का संजय करोल है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी भी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, अनुच्छेद 223 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कुछ दशाओं में उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। एक्टिंग चीफ जस्टिस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। कितने तरह का रीट जारी करता है? 5 तरह की। और कौन सा है? बंदी प्रतिष्ठीकरण, परीक्षा अधिकार परीक्षा लेख प्रतिषेध, उसके बाद निषेध है और उत्प्रेषण। बंदी प्रतिष्ठीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख और उस हो तो परमादेश तो बोलेंगे, हो तो गया। चलिए आगे लिख लेते हैं। अनुच्छेद 227 के तहत क्या प्रोविजन है? देखिए 227 के तहत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों के
अधिच्छन की शक्ति प्रदान की, अधिच्छन की शक्ति प्रदान की गई है। अब चलिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर लेते हैं, है ना। उच्च न्यायालय की स्थापना कर लेते हैं, ठीक है, कर लीजिए उच्च न्यायालय की स्थापना। लिख लीजिए अनुच्छेद 215 के तहत अनुच्छेद 214 के तहत तथा अनुच्छेद 214 के तहत क्या कहते हैं, राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। 214 और 231 ना, तो 215 लिखवा दिए। आज 215 लिखवा दिया था, 214 214 और 231 के था। चलिए 214 और 231 के तहत उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, लिख लेते हैं। अनुच्छेद 214 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा तथा अनुच्छेद 231 के तहत के तहत संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों अथवा दो या अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो ये जो है कि दोनों में अंतर क्या है कि अनुच्छेद 214 कहता है कि राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, है ना, वो एक की बात करता है। अनुच्छेद 231 कहता है कि ये संसद जो है कि जब चाहे, है ना, तो दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है, एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है, या दो से अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, है ना, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 214 231 में अंतर आपको समझ में आई, क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, अनुच्छेद 241 के तहत 41 के तहत संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि संघ राज्यों के लिए संघ शासित राज्य, है ना, संघ राज्यों के लिए अलग उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है।
कर सकता है, कर सकता है। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए। संसद को, संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की स्थापना, स्थापना और उससे संबंधित, और उससे संबंधित, उससे संबंधित व्यवस्था, व्यवस्था परिवर्तन, परिवर्तन कर सकता है, कर सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए। अच्छा, इसमें है कि आपने देखा होगा कि जो वो संघ शासित राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की बात जो किया गया था, आर्टिकल 20 31। 241 में कि ये संसद जो है कि किसी संघ शासित प्रदेश के लिए जो है कि उच्च न्यायालय की स्थापना किया जा सकता है ना। तो वो इसके तहत जो कि 1966 में जो है कि ये दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। लिख लीजिए, अनुच्छेद 241, 241 के तहत 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की गई है, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की गई है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है, जिसका अपना हाई कोर्ट है। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, जम्मू कश्मीर का भी तो हो गया। नेक्स्ट लिख लेते हैं। हाँ, अब जम्मू कश्मीर का हो गया है ना। तो ऐसा लिखना उचित उसमें भी रहेगा। लिख लीजिए वर्तमान में, लेकिन वो स्थापना नहीं किया गया ना, 241 का इस्तेमाल नहीं किया गया है, 241 का तो नहीं लिखा गया, नहीं किया गया ना। लिख लीजिए, राज्य के हिसाब से। हाँ लिख लीजिए, वर्तमान में, वर्तमान में जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के विभाजन के पश्चात, लिख लीजिए वर्तमान में जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के विभाजन के पश्चात, विभाजन के पश्चात उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश में ये दूसरा उच्च न्यायालय है, यह दूसरा उच्च न्यायालय। वहीं पे लिख लीजिए, जम्मू कश्मीर में पहले से उच्च न्यायालय स्थापित था, स्थापित था। यह बाद में केंद्र शासित प्रदेश बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है, ताकि ध्यान रहेगा। ये यहाँ पे लिख लीजिए, जम्मू कश्मीर में 241, अनुच्छेद 241 का इस्तेमाल नहीं किया गया है, 241 का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 230 के तहत, 230 के तहत के तहत संसद को यह शक्ति प्रदान किया गया है कि, संसद को यह शक्ति प्रदान किया गया है कि किसी संघ शासित राज्य पर, किसी संघ शासित राज्य पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारता, अधिकारता, अधिकारता का विस्तार करने या अधिकारता को अपवर्जित, मतलब कमी, अपवर्जित करने, कर अपवर्जित कर सकता है, अपवर्जित कर सकता है। ठीक है, कमी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, 26 जनवरी 2013 को संसद द्वारा तीन तीन संसद द्वारा तीन पूर्वोत्तर राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय,
मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता से अपवर्जित कर अलग अलग तीन नए उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसका कौन कौन सा है वो? त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। हाँ, चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। वर्तमान में देश में कुल कितना न्यायालय है? 21 पहले था और 3 ये बन गया, 25 हो 25 गया। को 4 हो गया ना। और कौन कौन? एक तेलंगाना का भी तो बना हुआ है। तेलंगाना का पहले जो था कितना लिख लीजिए। वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय है। अच्छा, तेलंगाना का अपना हाई कोर्ट बन गया है ना? कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में आ गया, तो हैदराबाद तेलंगाना का हो गया। आंध्र प्रदेश का अपना बना हुआ अमरावती में। अमरावती। हाँ, चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। वर्तमान में जो नए उच्च न्यायालय स्थापित हुए हैं वे हैं मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। आंध्र प्रदेश का अमरावती। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। उच्च न्यायालय का गठन लिख लीजिए। गठन लिख लेते हैं। उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 216 के तहत 216 के तहत उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। लिख लीजिए। इसके तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा एशियन न्यायाधीशों से मिलकर होगा, जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है। समय समय पर नियुक्त करता है। यानी कि उच्च न्यायालय के सदस्यों की संख्या जो है फिक्स नहीं है ना? नेक्स्ट लिख लीजिए। न्यायाधीशों की योग्यता या अर्हताएं लिख लीजिए। अनुच्छेद 217 के क्लॉज 2 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अहर्ता संबंधी प्रावधान किया गया है। लिख लीजिए इसमें। तो क्या प्रावधान है? तो लिख लीजिए। ये प्रावधान निम्न है। लिख लीजिए क्या है? वह भारत का नागरिक हो,
जो सुप्रीम कोर्ट वाला है ना, वो भारत का नागरिक हो। नेक्स्ट लिख लीजिए, भारत राज्य क्षेत्र में, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, 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 न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, एक या अधिक राज्यों, एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय में, एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम, लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका, रह चुका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, न्यायाधीशों की, न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान, न्यायाधीशों की नियुक्ति लिख लीजिए। अनुच्छेद 217 की क्लॉज 1 के तहत, क्लॉज 1 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि, यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति, 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 राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं एवं संबंधित राज्यों के राज्यपाल के, संबंधित राज्यों के राज्यपाल के परामर्श, संबंधित राज्यों के राज्यपाल के परामर्श, परामर्श, परामर्श करेगा, करेगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं एवं उस राज्य के राज्यपाल और संबंधित राज्य के, संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, के परामर्श से, के परामर्श से, के परामर्श से करता है, करता है, करता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें, क्या कहते हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, लिख लीजिए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति लिख लीजिए इसमें। जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद, जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद, मुख्य न्यायाधीश का पद, जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद मुख्य न्यायाधीश का पद, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, रिक्त हो, या जब मुख्य न्यायाधीश
की अनुपस्थिति के कारण या अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ हो तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को अनुच्छेद 223 के तहत मुख्य न्यायाधीश के कार्यों के निर्वहन के लिए कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति लिख लीजिए इसको। जब किसी उच्च न्यायालय में कार्य की अस्थायी वृद्धि या बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि कार्य निपटाने के लिए और अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तब राष्ट्रपति दो वर्ष के लिए किसी योग्य व्यक्ति को अपर न्यायाधीश अनुच्छेद 224 के तहत नियुक्त कर सकता है। जैसे कि कोई किसी राज्य में क्राइम की घटना एकाएक बढ़ गई हो, या फिर है कि केसेस पेंडिंग में हो, है ना, तो उस स्थिति में है कि राष्ट्रपति जो है कि उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है, या कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति वो कर सकता है, उसको अधिकार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेते हैं, लिख लीजिए। अपर न्यायाधीशों, नेक्स्ट लिख लीजिए, अपर न्यायाधीशों या एडिशनल है ना, लिख लीजिए। अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में की जाती है, नेक्स्ट लिख लीजिए। एडहॉक, है ना, या तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सिर्फ उच्चतम न्यायालय में की जाती है, उच्च न्यायालय में नहीं, है ना। और अपर का केवल उच्च न्यायालय में किया जाएगा, उच्चतम न्यायालय में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए। कार्यकारी न्यायाधीश में लिख लीजिए, जब उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, या
वह स्वास्थ्य कारणों से असमर्थ हो जाता है या स्वास्थ्य कारणों से असमर्थ हो जाता है, तब इस स्थिति में राष्ट्रपति 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 तब इस स्थिति में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, ये अस्थायी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। अपर न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक 62 वर्ष की उम्र तक पद धारण करता है। अगर 62 वर्ष से अधिक हो गया तो आप नहीं धारण करेंगे। फिर किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे? किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं। नेक्स्ट लिख लीजिए। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224 के के तहत उच्च न्यायालय की बैठकों में अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी ऐसे व्यक्ति से जो उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय किसी अन्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद के लिए कार्य कर चुका हो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। इसमें देखिए, मैं ये जो अनुच्छेद 224 के का जो है ये कहता है कि अगर है कि कोई न्यायाधीश है, पूर्व न्यायाधीश है या फिर है कि सेम उसी उच्च न्यायालय में वो न्यायाधीश रह चुका है ना, तो उसको जो है कि न्यायालय की बैठक में जो है कि भाग लेने, है ना, और न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति या अनुरोध कर सकता है अगर वो चाहे तब। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। यदि कोई
कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश ऐसा अनुरोध स्वीकार करता है, ऐसा अनुरोध स्वीकार करता है, तब उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तब उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तब उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सभी अधिकारता शक्तियां एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। प्राप्त होते हैं और वह राष्ट्रपति द्वारा अवधारित अवधारित भत्ते का भी हकदार होता है। किंतु किंतु वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा, नहीं समझा जाएगा, नहीं समझा जाएगा। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। न्यायाधीशों का कार्यकाल, न्यायाधीशों का कार्यकाल न्यायाधीशों का कार्यकाल कर लेते हैं, इसको लिख लीजिए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करता है, धारण करता है, धारण करता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट वन कर लेते हैं। परंतु वह किसी भी, इसी में लिख लीजिए, परंतु वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है, दे सकता है, दे सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। यदि कोई न्यायाधीश त्यागपत्र देता है और उस निर्धारित तिथि से पहले अपना त्यागपत्र वापस लेना चाहे तो वह वापस ले सकता है, ले सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित कर उसके पद से हटाया जा सकता है, उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए।
किसी भी न्यायाधीश को दो दशाओं में अपने पद से हटाए जा सकते हैं। पहला पहला जब उसे क्या लिखा, दो दशाओं में किसी भी न्यायाधीश का पद दो दशाओं में रिक्त समझा जाएगा, रिक्त समझा जाएगा, हटाया जा सकता है, रिक्त समझा जाएगा यदि यदि जब न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाए तो खाली माना जाएगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, किसी अन्य उच्च न्यायालय, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, किसी अन्य उच्च न्यायालय में उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, किसी न्यायाधीश के आयु 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 से संबंधित प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किया जाता है। नेक्स्ट, इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए, न्यायाधीशों का हटाया जाना, न्यायाधीशों का हटाया जाना, लिख लीजिए इसमें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उन्हीं आधारों और प्रक्रिया पर हटाया जा सकता है, उन्हीं आधारों और प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए प्रावधान किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 124 का 4 लिख लीजिए इसमें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 के तहत हटाने का प्रावधान है।
लिख लीजिए इसको। लिख लीजिए। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को दो आधारों पर हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है। लिख लीजिए। पहला कौन सा आधार है? सिद्ध कौन सा? कदाचार। कदाचार सिद्ध होने पर। कदाचार सिद्ध होने पर। और दूसरा असमर्थता या अस्वस्थता की स्थिति में। असमर्थता की स्थिति में। लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। किसी न्यायाधीश को किसी न्यायाधीश को किसी न्यायाधीश को किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। प्रस्ताव पारित किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। क्या लिखा आपने? महाभियोग द्वारा दोनों सदनों द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या का महाभियोग प्रस्ताव द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत कुल सदस्य संख्या के बहुमत कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव पर ही हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। यह प्रस्ताव संसद द्वारा उसी क्षेत्र में राष्ट्रपति के समक्ष आदेश हेतु रखा जाएगा। है ना? राष्ट्रपति के आदेश मिलते ही न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। शपथ प्रतिज्ञा लिख लीजिए। इसमें लिख लीजिए। अनुच्छेद 219 के तहत
ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, पद ग्रहण करने से पूर्व पद ग्रहण करने से पूर्व पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अनुसूचित 3 में दिए गए, संविधान के अनुसूचित 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार वह शपथ लेता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, वेतन कितना है अभी? 250। 250, अन्य का 2.25 लाख। हाँ, मुख्य न्यायाधीश का 250 लाख, ये 2.5 लाख है ना, 2.5 लाख, और अन्य का 2,25,000 2.25 लाख है ना, 2,25,000 लिख लीजिए। इसका वेतन भत्ता कहाँ पे आता है, लिख लीजिए। राजनीतिक निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्यों के संचित निधि पर भारित होते हैं। वेतन एवं भत्ते राज्यों के संचित निधि पर भारित होते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन भारत के संचित निधि पर भारित होता है। वेतन भत्ता कहां से मिलेगा? राज्य संचित निधि से। जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो पेंशन कहां से मिलेगा? भारत संचित निधि से। लिख लीजिए। अनुच्छेद 221 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसा वेतन दिया जाएगा जो संसद निधि द्वारा निर्धारित किया गया हो। नेक्स्ट लिखिए। न्यायाधीशों के भत्ते, पेंशन, छुट्टी तथा अन्य परिलब्धियां संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। लिख लीजिए। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय वेतन एवं सेवा शर्तें संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख 2.50 लाख तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.25 यानी 2,25,000 निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद
न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनके वेतन तथा भत्तों में उनके वेतन तथा भत्तों में वेतन एवं भत्तों में वेतन एवं भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किंतु वित्तीय आपात की स्थिति में राष्ट्रपति उनके वेतन एवं भत्तों में कमी करने का निर्देश दिया जा सकता है। अभी पता है श्रीलंका में है कि ये आर्थिक आपात स्थिति लागू हो गई है। आर्थिक आपात लगा है, पता है आपको? जी सर। खाद्य आपात लगा है ना सर, खाद भोजन खाद्य- वाला खाद्य आपात लगा है सर। खाद्य आपात लगा कि आर्थिक आपात लगा? खाद खाद्य आपात लगा। सर आज का तो मैंने न्यूज नहीं पढ़ा, कल तक सर खाद्य ही था। अच्छा, खादी था, रात में शायद देख रहा था किसी न्यूज चैनल पे। चलिए आगे चलते हैं, लिख लीजिए। न्यायाधीशों के स्थानांतरण लिख लीजिए इसमें। अनुच्छेद 222 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी न्यायाधीश का परामर्श से न्यायाधीश का उच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। यदि जब कोई न्यायाधीश स्थानांतरण के पश्चात दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है तब वह अपने वेतन के अतिरिक्त प्रतीकात्मक भत्ता भी प्राप्त करने का हकदार होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन। क्या है रिस्ट्रिक्शन? जो उच्चतम न्यायालय में था वही लगभग यहाँ भी है, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, ठीक है, लिख लीजिए। अनुच्छेद 220 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 220 के तहत
यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में 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 कार्य कर चुका है तो वह उच्चतम न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालय के सिवाय किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य नहीं कर सकेगा। यानी कि जो ये हाई कोर्ट के सदस्य रह चुका है, न्यायाधीश रह चुका है हाई कोर्ट में, है ना, तो अगर वो रिटायर हो जाता है ना, तो रिटायर हो जाता है तो वो जो है कि उच्चतम न्यायालय में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है जाकर करके, या फिर है कि समकक्ष न्यायालय में वकालत कर सकता है ना, समकक्ष न्यायालय में वकालत कर सकता है। ठीक है, मतलब अन्य हाई कोर्टों में कर सकता है, लेकिन सेम हाई कोर्ट में करेगा क्या? सेम हाई कोर्ट में करेगा? नहीं करेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए, इसमें उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। सर अब छोड़ दीजिए। काहे? भूख लग गई? बाकी सभी बच्चे सहमत हैं क्या? हाँ सर, ऑफिस भी जाना है। ऑफिस तो रोज जाना होता है ना। हाँ, 6:40 तक शुरू कर दीजिए, 6:35 तक 8:30 में छोड़ दीजिए। अब टाइम कम करेंगे तो एग्जाम का टाइम तो कम नहीं होगा ना। तो नहीं तो 7 बज जाता है ना, तो बात तो वही है, खोजते नहीं लोगों बच को। जाता है इन लोगों की गलती से हम 6:30 से लेके 9 बजे तक पढ़ा। वही बोल रहे हैं कि 6:35 तक शुरू कर दीजिए, 8:30 तक छोड़ दीजिए। कल से 6:30 बजे शुरू होगा और 9 बजे छोड़ेंगे। आज भर छोड़ देता हूँ, ठीक है, आज भर छोड़